नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक महिला को ठगों ने 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। 1 महीने का टाइम किस तरह से बीता होगा, ये पूरा वाकया आपको बताएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे और साथ ही आपके लिए, हम सब के लिए एक सबक, कैसे सावधान हो डिजिटल अरेस्ट से। पे बात करेंगे हम डिजिटल अरेस्ट की, जो इन दिनों जुर्म की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है, खास करके साइबर वर्ल्ड में। डिजिटल अरेस्ट जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है, लेकिन लगभग हर रोज़ ऐसी घटनाएं सुनने को आ रही हैं जिसमें कि किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, पढ़े लिखे लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि एक वर्चुअल सेट के ज़रिए उन्हें बताया जाता है कि वो पुलिस कस्टडी में हैं और उन्हें कहीं हिलना नहीं है, वीडियो कॉल पे रहें, फ़ोन नहीं काटें, और ऐसा करके उनसे लाखों की रकम ऐंठी जाती है। और साथ साथ उनको मानसिक तौर पर जो प्रताड़ना होती है वो अलग। आपको ये याद होगा कि कुछ दिनों पहले आगरा में एक महिला की ऐसे ही फ़ोन की वजह से मौत हो गई थी। उसे ठगों ने बताया था कि उसकी बेटी वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई है, और ये सिहरा देने वाला वाक़या था। लेकिन ऐसे वाक़े और बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों एक बीजेपी नेता और एक उद्यमी को ये सब झेलना पड़ा। लेकिन मुंबई में एक महिला ने तो पूरे 1 महीने डिजिटल अरेस्ट में काटा। उसके सदमे की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है। ऐसी कहानियां इन दिनों फ़ोन कॉल से ही शुरू हो रही हैं। फ़ोन करने वाला खुद को ईडी या सीबीआई का अधिकारी बताता है। वो दूसरे अधिकारियों से बात कराता है और ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है कि लोग खुद को डिजिटल अरेस्ट मान लेते हैं। इस बार मामला 77 साल की एक महिला का है जो मुंबई में रहती हैं। उनके 2 बच्चे विदेश में रहते हैं। उन्हें एक अफसर ने फ़ोन कर बताया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। उन्हें स्काइप डाउनलोड करने को कहा गया। खुद को आईपीएस आनंद राणा बताते हुए एक शख्स ने उनसे बात की। उसने फिर वित्त मंत्रालय का अफसर बताकर किसी जॉर्ज मैथ्यू से उनकी बात कराई। उन्हें पूरे 1 महीने डिजिटली अरेस्ट रखा गया। उन्हें बैंक भी भेजा गया जहां से उन्होंने पैसे निकालकर ट्रांसफर किए। पुलिस के मुताबिक कुल 3.8 करोड़ की रकम उनसे ठग ली गई। ये अकेला मामला नहीं है। लगभग हर रोज ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि जालसाजों का एक पूरा गिरोह है जो बड़ी कुशलता से मानसिक दबाव बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक बीजेपी नेता हरवीर सिंह रघुवंशी इनकी चपेट में आ गए। उन्हें कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। गनीमत रही कि परिजनों ने वक्त रहते पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और पुलिस ने उन्हें ठगी का शिकार होने से बचा लिया। करीब 3 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रहे। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई में सामने आया। ठग ने 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के बाद पीड़ित से 49 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात एक प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रस्थ कश्यप के साथ हुई। उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कश्यप ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी अरेस्ट वारंट और कई तरह के मामलों को जोड़कर डराया धमकाया था। 5 दिनों तक वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे, उन पर लगातार नजर रखी और फिर उनसे 49 लाख रुपए ठग लिए। साफ है कि मुजरिमों के निशाने पर कुछ उम्रदराज लोग होते हैं। वो उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, पूरी जानकारी करते हैं और फिर डिजिटल अरेस्ट का खेल खेलते हैं। इस बार ये खेल महीने भर चला, 77 साल की महिला से चला और 3.8 करोड़ ठग लिए गए।
तो इस तरह का डिजिटल अरेस्ट हो रहा है जिसमें एक मानसिक प्रताड़ना भी होती है, पैसों का नुकसान तो हो ही रहा है और बड़ी रकम का नुकसान हो रहा है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट से अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो शायद बचा जा सकता है, या फिर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, हर रोज़ इसके बारे में बताना ज़रूरी है। हैदराबाद में SBI शाखा के बैंक कर्मचारी एक ग्राहक को डिजिटल गिरफ्तारी और 13 लाख रुपए खोने से बचाने में कामयाब रहे। 61 साल के बाल रोग विशेषज्ञ ने साइबर जालसाजों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक के 3 चक्कर लगाए। बैंक सहयोगी ने उन्हें ये समझाने के लिए PM नरेंद्र मोदी के मन की बात भी दिखाई कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन दोनों बैंक कर्मचारियों से बात की है हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। साइबर फ्रॉड के इस ज़माने में जबकि सबको डर है कि आपके खाते से पैसा निकाल दिया जाएगा किसी साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा, हम SBI के AC गार्ड्स ब्रांच हैदराबाद में हैं और यहाँ पर स्टाफ हैं, स्वाति जी हैं और कुमार गौड़ जी हैं, जिन्होंने एक साइबर फ्रॉड को होने से रोका और 13 लाख रुपए बचा लिए एक पीडियाट्रिशियन के, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं। आपको सस्पिशन कब आया, शक कैसे आया? तो कस्टमर जब वो जो कस्टमर है वो फेमिलियर कस्टमर थे, फिर भी वो बहुत टेंशन में दिख रहे थे और हमेशा अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं बैंक आ गया, मैं बैंक के अंदर आ गया, मैं कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। तो तब शक आया। फिर 4th डे ही केम, वो आए और 13 लाख, 8 लाख से 13 लाख बन गया अमाउंट और वो भेजने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। हमारे पास राइट नहीं है उनका ट्रांजैक्शन रोकने के लिए, मगर हम वो साइबर थ्रेट में है वो तो हमें पता चला। तो हम पूछ रहे थे कि क्यों पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लैंड खरीद रहे हैं। तो हम किसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको, तो हम पूछा था कि कस्टमर कह रहे कि मिडिल पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड को नहीं पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक बार सोच कर आइए, मिडिल पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र किया तो पैसे कभी भी नहीं आता, आप एक बार घर जाकर फिर ठीक तरह से सोच कर आइए, हम ट्रांसफ़र करते हैं। वो अगले दिन भी आया कस्टमर ने, तो पैसे ट्रांसफ़र करने की ही है। तो हमारा स्टाफ है कहकर बहुत समझाया कि, और विष्णु सर ने बहुत समझाया कि पैसे मत ट्रांसफ़र कीजिए, और उन्होंने कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, आपको कुछ सिक्योरिटी होना है तो। नॉर्मली जनरली कस्टमर को पर्सनल चीज़ें हम नहीं पूछते, पूछने का ये नहीं है, हमें हक नहीं है। लेकिन कभी भी डाउट आया, व्हेन द कस्टमर हमें स्ट्रेसफुल लग रहा है, तब हमें पूछना चाहिए, ऐसे ही पूछे वो कस्टमर से। मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड ऐसे जब सतर्क रहते हैं बैंक के स्टाफ, तो लोगों के भी पैसे बच गए इस बारी, जबकि कस्टमर खुद नहीं मान रहे थे कि मैं साइबर फ्रॉड या साइबर अरेस्ट में हूँ, लेकिन फंसे हुए थे। 4 दिन तक लगातार वो बैंक आते रहे और बैंक ने डिनाई किया और आखिर में उनके पैसे बच गए और स्कैम से वो बच गए और 13 लाख रुपए उन्होंने बचा लिया। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। तो ये एक बैंक कर्मचारियों के सहयोग के कारण ये हो पाया कि एक शख्स के पैसे जाने से बचे। लेकिन हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक बार फिर से जानें कि क्या है डिजिटल अरेस्ट। ये इतना ज़्यादा होने लगा है कि इसके बारे में PM ने भी बात की है, लेकिन हर दिन ऐसे मामले आते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है ये देखिए। वीडियो कॉल से जाल में लोगों को फंसाया जाता है और जो वीडियो कॉल कर रहा है वो धमकी देकर कैमरे के सामने रहने के लिए आपको मजबूर करते हैं। किसी भी तरह की धमकी दे सकते हैं, डरा सकते हैं, आपकी निजी जानकारियां मांगते हैं और जो वर्चुअल सेट या जो बैकग्राउंड वहां पे वीडियो कॉल में दिखता है कॉलर का, वो पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन कर रहे हैं और आपके नाम वारंट है या आपके ये आप किसी तरह की मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो पीड़ित हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। पीड़ित को लगता है कि वो पुलिस जांच के घेरे में हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं डिजिटल अरेस्ट से। एक तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी तरह का कोई अनजान लिंक आपको कोई भेजे तो उस पर बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, क्यों आया आपके पास में, अनजान कॉल पर, किसी भी अनजान कॉल पर अपनी जानकारियां साझा नहीं कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी को मत साझा कीजिए, बताइए मत। अपनी किसी भी पर्सनल या फिर बैंक डिटेल्स को ना दें। अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। सिस्टम और ऐप को अपने अपडेट करते रहें
ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स को इंस्टॉल करें, यानी कि जिस भी ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लिंक से, किसी भी साइट से आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उससे बचिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से लोग इसके चंगुल में आ जाते हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे साथ अमीन ए मुदस्सर जुड़ रहे हैं, जो पीड़ित रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, इसलिए इनसे बात करके जानना ज़रूरी है कि इनके साथ क्या हुआ और क्या ये अपने तजुर्बे से बता सकते हैं। और खुशबू जैन साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, तो ये हमें ये बताएंगी कि किस तरह से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। बार बार खुशबू हमने इस बात पर चर्चा की है और ये बताना एक बार फिर ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमने इतनी बार बातें की पर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से मामले अभी भी आ रहे हैं जब पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो अमीन साहब, आपके साथ क्या हुआ, किस तरह का ट्रॉमा रहा आपको, कैसे बच पाए आप? जी मेरे साथ 4.5 घंटे का पूरा ट्रॉमा था। और उस दिन मैं तैयार हो रहा था, मेरी फ्लाइट अगले दिन थी दिल्ली की। सो कॉल आता है कि 1 दबाएं क्योंकि आपका पार्सल जो है वो फंसा है कस्टम्स में और उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं बता दूं। तो पूरा वो जैसा आपने अभी डिस्क्राइब किया, सारा एक सिस्टम था उनका। और मुझे मुंबई साइबर क्राइम को बात करने का वो लोग कुछ कनेक्शन किए और मैं भी स्काइप पे आया और स्काइप पे मैं बैठ के जो है मेरा मेरा बयान मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये लगभग जो 4.5 घंटे का पूरा ये था, उसमें मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मेरी जो, पता नहीं शायद वो जानते थे कि मैं मुंबई ट्रैवल किया था। और क्योंकि वो पूछ रहे थे कि क्या आपने मुंबई ट्रैवल किया है, पार्सल मुंबई पे वापस आया है। और एक और बात थी कि आधार कार्ड क्या आपने किसी को दिया है। तो एक्चुअली मैंने आधार के फोटोकॉपी को भेजा था दोस्त को फॉर रूम बुकिंग। तो इन दो चीज़ों से दे वर एबल टू ग्रैब माय अटेंशन। और फिर जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि जो है आपका आधार मिसयूज हुआ है, इसके लिए भी वो काफ़ी एक्टिंग किए। एंड फाइनली मुझे जो बचाया वो ये था प्रेजेंस ऑफ माइंड आखिरी मोमेंट में, जब उन लोगों ने कहा कि आप जो है अकाउंट पे ही ऐड कीजिए। और मैं तो वैसे जानता हूँ कि अकाउंट पे किसको ऐड करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट को पैसा बनना है तो उसका पोर्टल होता है, यू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल। जी। तो तब मैं जी हम्म। तो तब मैंने बाकायदा कहा कि भाई ये तो मैं नहीं दूंगा। दूसरा, वो लगातार मेरा वीडियो ऑन था, उनका वीडियो ऑन नहीं था। तो मैंने कहा कि तुम वीडियो दिखाओ, लेट मी नो हु यू आर, देख पता चलेगी कि तुम कौन हो। और मैंने, क्योंकि इसी तरह मैं लैपटॉप पे यूज कर रहा था, तो मैंने इमीडिएटली गूगल पे जाके सर्च भी किया क्या कोई फेडेक्स स्कैम हो रहा है क्या, जो मैं नहीं जानता। तो लकीली वहां पे एक आर्टिकल आया था उस वक्त डीसीपी हुड्डा साहब का, जो बेंगलोर के हैं। और उन्होंने वो सारी बातें जो बताई वो असल में मेरे साथ हो चुकी थी 4 घंटों में। जी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपको अननोन कॉल्स को तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया है जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आपको तो अंदाजा होगा कि कौन से नंबर से आता ये है। बिल्कुल, ये तो बार बार होता है और ये बहुत ही कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन शायद यही है कि आपका कोई पार्सल है, वो अटक गया है, आप अपनी डिटेल्स दीजिए। तो बहुत सारे लोग जिनका कोई पार्सल शायद नहीं भी आने वाला होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुछ था, क्या मैंने कोई ऑर्डर किया था। और जिस तरह के कॉल आते हैं वो लगता है कि बड़े ऑफिशियल कॉल हैं। तो आप भी इसी तरह से गुमराह हो गए। पर खुशबू, अभी भी ये चीज़ें रुकी नहीं हैं। हाल में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बातचीत की, इसका मतलब कि ये इतना ज़्यादा हो रहा है। और मुंबई का जो हमने मामला सुना, जो अभी हमने बताया खबर में, कि 4 महीने तक एक महिला को डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि उस दौरान वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा में है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है अब। तो किस तरह से साइक करते हैं, कैसे ऐसे बचें? और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं कि वो ठगे जा सके। जी
बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि पहले वो आपके अंदर एक कोई सीरियस एलिगेशन लगाते हैं। वो सीरियस एलिगेशन को लगाने पे वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही सीरियस एलिगेशन लगी, आपके अंदर एक फ़ियर इंस्टिल हो जाता है और जैसे ही वो फ़ियर आ गया, तो उसके बाद में जो हम होते हैं ना कि हम जो नॉर्मली सोचने की हमारी क्षमता होती है, वो कम हो जाती है बिकॉज़ मेरे अंदर एक भय या डर आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वो और ये जो चेंजेस है ना हम जैसे सर ने बात की अभी कि इनके साथ में हुआ था कुरियर फेडेक्स वाला स्कैम। तो ये रोज नए नए तरीके ले आते हैं ताकि एक पे अगर अवेयरनेस फैली है तो नया ले आए। जैसे कि आपको कॉल आएगा कि आपका जो ये फोन नंबर है इससे व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है और वहाँ पे कोई ऑब्सीन कंटेंट भेजा गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजा गया है, या फिर इस नंबर से एक्सटॉर्शन हुआ है, या फिर ये जो आपका अकाउंट नंबर है इस अकाउंट नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या फिर वो बोलते हैं कि आपका बेटा, बेटी या आपका पोता या पोती इन्वॉल्व्ड है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में और उनको अभी पकड़ा गया है, जैसे कि ड्रग के साथ पकड़े गए हैं या किसी और चीज़ों के साथ पकड़े गए हैं। फिर उसके बाद में और सोफिस्टिकेशन लेने के बाद में ये ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप किस किस क्राइम में फँसेंगे, या आपका फ़ोन नंबर इस्तेमाल हुआ है इस चीज़ में, या आपका आधार कार्ड यूटिलाइज़ हुआ है, या फिर ये जो कुरियर वाला स्कैम है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं, स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं। जैसे ही ये स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं, अब इसमें जब उनको आपके ऊपर भय के साथ में ट्रस्ट करवाना होता है, तो वो आपको भेजते हैं बहुत सारे मैटर्स है जो हमने पर्सनली देखे हैं, उसमें वो आपको एफआईआर का कॉपी भेजेंगे। वो एफआईआर के कॉपी के तीसरे पन्ने पे आपका बैंक अकाउंट लिखा हुआ है और बोला गया है कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस आपके अकाउंट से हुए हैं, तो आप डर जाएँगे। या फिर कोई एक प्रॉपर वारंट या नोटिस निकाल के देंगे जिसमें वो थप्पा लगाएँगे डिपार्टमेंट का, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कभी किसी और डिपार्टमेंट का, किस तरीके से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं। और वो करने के बाद में जैसे ही आपके अंदर भय फैला, तो वो बोलते हैं अब आपको अरेस्ट किया जाएगा। जी। तो आपको फिर डर लगता है अरेस्ट का, हाँ। उसके बाद में वो सारा गेम शुरू हो जाता है जहाँ पे वो आपको डिजिटली अरेस्ट तो करते हैं। हर जी। बार तो नगमा हुँ। इट वुड बी शॉकिंग जब आप देखोगे कि मेरे ऐज के जो मेरे साथ प्रोफ़ेशन में हैं, वैसे लोगों ने मनी ट्रांसफ़र किया है ये बोलकर, उन्होंने ये बोला है कि हमें चेक करने दीजिए ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे शॉक है कि कोई हार्ड मनी तो है नहीं जिसका आप नोट का नंबर चेक करेंगे। तो हुँ। पैसा ट्रांसफ़र करके कैसे चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? तो पर यही है कि मुझसे यही पढ़े-लिखे कहा लोग, गया था। समझदार लोग जो हैं, वो भी इसमें फँस जा रहे हैं। अमीन साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मुझसे यही कहा हाँ। गया था कि हम चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स में से कुछ एंड द वे दे एक्सप्रेस की सॉफ्टवेयर डालेंगे, बट एंड में तो मैं पकड़ लिया उनको कि वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा फ्रॉड है। बट खुशबू इज वेरी राइट कि वो लोग जो है आपको एक बार फ्रेम कर देते हैं कि अब आप बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, तो इसीलिए आपको अब हमारा तो क्या साथ देना क्या होगा। नए-नए तरीके हर रोज़ आ रहे हैं? तो ये फेडेक्स स्कैम बहुत ज़ोर-शोर से चला है। बार-बार आजकल ये भी कॉल्स आती हैं कि आपका बेटा या बेटी ये फलाने पुलिस थाने पर है या किसी क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। एक ये भी है। तो जो काम ये कर रहे हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने को अपडेट करने के लिए। लेकिन इसमें ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते जब इतना ज़्यादा ये मामले सामने आ रहे हैं? एक ब्रेक ले रही हूँ मैं। अमीन मुदस्सर साहब और खुशबू जैन, लौटूंगी ब्रेक के बाद। फिर से बात करेंगे कि सुरक्षित कैसे रहें, डिजिटल अरेस्ट के जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाते, उसमें किस तरह की अड़चन है बीबी, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आज की बात में हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के खतरे की। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट खुशबू जैन जुड़ी हुई हैं। खुशबू, एक सवाल आपसे कि अभी तक ये मामले हो रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस सजेस्ट करेंगी आप लोगों को बचने के लिए? जी, सबसे पहला ये सब लोग अपने ध्यान में रख लें कि पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। आपको कोई फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पुलिस की तरफ से नहीं आ सकता है जहां वो आपको बोले कि आप अरेस्टेड हैं और अब आपको कैमरे के सामने रहना है, आप कहीं जा नहीं सकते हमारी परमिशन के बिना, कि आप कुछ कर नहीं सकते हमारी परमिशन के बिना, आप किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते जब तक आप अरेस्टेड है, या जी। हमारी
के बिना आप कमरे से भी बाहर नहीं जा सकते, बल्कि बाथरूम जाने के लिए भी आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ऐसी कोई चीज़ हमारे लॉज में नहीं है। कोई पुलिस के पास में प्रावधान या पावर नहीं है डिजिटल अरेस्ट की, नंबर 1। नंबर 2, हम एआई की दुनिया में हैं, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब भी आप किसी तरीके से देखें कि कोई जल्द में या फियर के साथ में फिर कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है या अपने आप को बोल रहा है कि मैं फलाना अथॉरिटी से हूँ, कोई भी पुलिस, सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू, कोर्ट या फिर कोई मिनिस्ट्री से है, तो उनमें कभी भी जब आप इस तरीके की चीज़ें देखें या फिर किसी कुरियर कंपनी से है, तो आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर जो व्हाट्सएप पे आती है या फिर जो उन्होंने आपको कोई फोटो भेजी हो उस पर यकीन ना करें, जी। बिल्कुल ना करें। आप अथॉरिटी में जाके उसको चेक करें। तीसरा, जब भी कोई वीडियो ऑन होता है तो आप देखिए बहुत सारी अनोमली होगी, तो जी। वो वीडियो पे आप विश्वास ना करें कि उन्होंने यूनिफॉर्म हाँ। पहनी उस तरीके से हूबहू कोर्ट जैसा दिखता है, कोर्ट दिख रहा है या पुलिस ठीक स्टेशन है। दिखता है ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल यकीन ना हाँ, करें। तो ये 3 बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पहले तो कि कोई कैसे? आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता वीडियो कॉल पे, और आप उस पर विश्वास नहीं करिए। कोई ना कोई वहाँ पे अनोमली, कोई गलती नज़र आएगी ही, उसको ध्यान से देखें। इतना ही वक्त है इस वक्त खुशबू, इस पर हम लगातार बातचीत आगे भी करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और आइए अब दिखाते हैं आपको तस्वीर पाकिस्तान की, जहां पे राजधानी इस्लामाबाद की सड़कें इमरान खान के समर्थकों से पटी पड़ी हुई हैं। एक तरफ लोगों का हुजूम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पुलिस और सेना लोगों को रोकने के लिए कंटेनर्स और बैरिकेड्स लगाई हुई है। सड़कें जाम की गई हैं और इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन फिर भी इमरान समर्थक भीड़ इस्लामाबाद के अंदर आ ही गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस भीड़ की जो मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंची। लोगों और पुलिस के बीच में यहाँ पर हिंसक झड़प भी हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना के रेंजर्स ने फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। इसके बाद सेना ने शूट एट साइट ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। इस प्रोटेस्ट मार्च को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर भी हैं। सोमवार की देर रात तमाम रुकावटों के बाद भी मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया। आज मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मार्च फिर से शुरू किया और डी चौक तक पहुंचने की कोशिश की है। डी चौक वहां पर एक हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर कई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इमारतें हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि आईएसआई सेना और इमरान खान के बीच के टकराव को सुलझाने के लिए यूएई की मदद चाहती है। यूएई ने पहले इससे इनकार भी किया था, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की राजनीति में सऊदी अरब के बारे में भी एक बयान चर्चा में है। पिछले हफ्ते गुरुवार को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि जब इमरान खान मदीना से वापस आए थे तब पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पास फ़ोन आया था कि आप किसे लेकर आ गए हैं। सितंबर 2019 में इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ उम्रा के लिए मदीना गए थे। इस बयान को लेकर भी वहां पर अब एक हंगामा मचा हुआ है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे आज मेहमान कमर आगा साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सैलाब दिख रहा है लोगों का, हुजूम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं कमर आगा साहब। जिस तरह का टकराव हुआ है, कुछ लोग भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी मारे गए हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थन में लोग बोट्स के ज़रिए आए हैं, सड़कों के ज़रिए इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है। क्या दिखाता है ये उनके सपोर्ट के बारे में? किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी सेना के लिए जी, तादाद इतनी ज़्यादा है, लोग मरने पे तैयार हैं, काफ़ी लोग मर गए हैं। एपी की अभी रिपोर्ट थी कि उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को, इन 4,000 की रिपोर्ट है, नंबर बढ़ता जा रहा है अरेस्ट का। इस दमन की नीति अब नहीं चल पाएगी। हालात पाकिस्तान के बेहद ख़राब हैं, लोग बहुत परेशान हैं। इमरान खान जो है उनके सबसे
प्रिय नेता के रूप में इमर्ज कर गए हैं और उनकी सपोर्ट बेस इससे अंदाज़ा लगा सकता है। इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि छोटे बड़े ज़्यादातर शहरों में इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हर तरफ। और दूसरी बात ये, वो सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है कि इनको रिलीज़ करो, गवर्नमेंट जो है इसको हटाना चाहिए। ये दो बेसिक डिमांड्स हैं। जिस अब तरह की आपकी भीड़ नजर रिपोर्ट्स आ की रही है, आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? इमरान खान की रिहाई की मांगे और उनकी पत्नी बुशरा बीबी इसे लीड कर रही हैं, तो वो भी एक बड़े इम्पोर्टेंट रोल में रही हैं इस प्रोटेस्ट मार्च में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, आर्मी ने फ़िलहाल जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही है अल जज़ीरा और कुछ और फॉरेन चैनल्स में, कि दमन की नीति आप अपनाइए। फ़िलहाल जो उनकी नीति है वो ये है कि किसी भी सूरत से इसको दबाया जाए। लेकिन क्या संभव है इस तरह का? मुझे नहीं लगता। इसी कि ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में इन्वॉल्व है। वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनकी रोज़ाना मुठभेड़ हो रही है। किसी दिन 50 आदमी मरते हैं, किसी दिन 15 आदमी मरते हैं, कभी चाइनीज़ मर रहे हैं बलूचिस्तान में। फिर उसके अलावा मुश्किल सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये है कि इकनॉमिक कंडीशन बेइंतहा ख़राब है। लोग उससे भी बहुत परेशान हैं। आप इससे इमेजिन कर लीजिए, आटा जो है वो 160 रुपए पर किलो बिक रहा है और तेल जो है 480 रुपए, चावल 145 रुपए ऑर्डिनरी वाला, और टमाटर 122, और जो गोश्त है वो 1100 रुपए। बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तेल की कीमत जो है, पेट्रोल की जो है 248 रुपए। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि बिजली का दाम और पेट्रोल और ये सब इतने महंगा हो जिस तरह के इकोनॉमिक हालात के बारे में आपने बात की है, जब टमाटर और आटा और इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें आसमान छू रही हैं, इनकी जो कीमत है, यूएई का नाम आ रहा था, आपको लगता है कि अब किसी बाहरी दूसरे मुल्क की दखलंदाजी की ज़रूरत या यहाँ पे गुंजाइश बन रही है? देखिए, गवर्नमेंट अगर बातचीत कर रही है या सेना का उससे का अप्रूवल है, तब तो कुछ बातचीत बन सकती है। जी। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर सेना की जो पोजीशन है वो नहीं रह पाएगी। सेना की बहुत बड़ी हार हो जाएगी और सेना उसको आसानी से नहीं एक्सेप्ट करती। पहले भी हमने देखा जब ज़ियाउल हक के पीरियड में जनरल जीते थे, जिस तरीके से उन्हीं ने भुट्टो साहब के साथ डील किया, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने डील किया, फिर उसके बाद जिसने भी सेना के ऊपर उंगली उठाई या सेना को जवाबदेही मांगी, वो या तो मारा गया या जेल गया। अब ये जेल पे हैं, इतने पॉपुलर हैं, समय बदल चुका है। अब पाकिस्तान स्टेट फेल भी हो रही है। कब तक पुलिस और आर्मी इनसे लड़ती रहेगी? महंगाई इतनी ज़्यादा है। 2-3 स्टेट ऐसी हैं जो बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी रिट ही नहीं चल पा रही है सेना की वहाँ के ऊपर। बहुत से एरिया हैं जहाँ पे ये अंदर भी नहीं जा सकते, और बलूचिस्तान में हम देख ही रहे हैं। जी, जैसा आपने मेंशन किया कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस तरह के इलाके इनके बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हैं। शुक्रिया आपका। आपने ये बताया कि कैसे वक्त भी बदल गया है और इमरान खान बेइंतहा पॉपुलर भी हैं, तो जो पहले चला था वो अब मुश्किल हो रहा है। वो सेना के खिलाफ गए, लेकिन लोग जो हैं वो अब खिलाफ जा रहे हैं और इमरान खान के समर्थन में एक बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर अलग अलग शहरों में भीड़ उमड़ी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश कर रही है। आतिशी ने दावा किया है कि कई बीएलओ ने उन्हें बताया है कि मतदाता सूची से नाम काटने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस डीएम ने अपने हर एईआरओ को उनकी विधानसभा क्षेत्रों के 20,000 वोटों की लिस्ट दी है, वो वोट काटने के लिए। क्या बताया गया बीएलओस को और एईआरओस को कि ये लिस्ट केंद्र सरकार ने पार्टी के माध्यम से इकट्ठी करी है कि जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं
उनकी लिस्ट बनाई गई है, पार्टी के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया है और केंद्र सरकार अफसरों पर दबाव बनाकर ये वोट कटवाने का काम कर रही है।